चलिए, तो आज का क्लास में बाबू हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का, है ना। भाग 2 का ये चैप्टर 3 है, जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुके थे, चैप्टर 1 पढ़ चुके थे और चैप्टर 2 पढ़ चुके थे, है ना। चैप्टर 1 में हम लोग देखे कि किस तरह से जो है राष्ट्र को एक करने की समस्या आई थी, और राष्ट्र में जितने भी जो राज्य थे, अलग अलग राज्य थे, उसको एक किए थे। इस चैप्टर में हम लोग देखे थे। दूसरा में हम लोग देखे थे एक दल का प्रभुत्व देखे थे, जिसमें हम लोग कांग्रेसी का जो है राज देखे थे, किस तरह से कांग्रेसी लगातार विजय होता रहा। जब हर चीज ठीक होने लगा, तो अब हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित का अर्थ होता है कोई चीज प्लान तरीके से, प्लानिंग तरीके से विकास करना। क्या करना? प्लानिंग तरीके से। अब एक बात बताइए, अगर आपको घर का ही डेवलपमेंट करना है तो आपको पहले प्लानिंग करना होगा। धीरे 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 आप क्या करिएगा, उस डेवलपमेंट पर पहुंच पाइएगा। तो ठीक उसी तरह से एक देश का भी जब बात होता है तो एक प्लानिंग के तरह होना चाहिए। ठीक है, तो प्लान्ड डेवलपमेंट। ठीक है, इसी चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे आज? प्लान्ड डेवलपमेंट की राजनीति देखेंगे कि जब सरकारें आई, जब चुनाव हुआ, तब किस तरह से वो विकास के लिए जो है प्लान किए थे। बातें समझ में आ रहा है? चलिए देखते हैं हम लोग बाबू। तो पहले परिचय देख लेते हैं, इस पार्ट में क्या क्या देखेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग तीसरी सबसे बड़ी चुनौती, आर्थिक विकास की चुनौती देखेंगे, क्योंकि हम लोग को पता हमारा देश आजाद हो चुका है, राज्य यहाँ पर जो चुनाव भी हो चुका था, सत्ता में लोग, मंत्री, संसद जितने भी थे सब भी आ चुके थे। तो अब एक ही चीज बचा था कि देश की अर्थव्यवस्था को सुधार किया जाए। तो इसी चैप्टर में हम लोग इसको डिटेल से देखेंगे। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था की थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले दो चुनौती, राष्ट्र निर्माण और लोकतंत्र लागू करने की चुनौती के बारे में हम लोग 1 और 2 में पढ़ चुके हैं। यानी पहले क्लास में हम लोग क्या देखे? बबुआ तुम लोग शांति से बनाओ, ठीक है। हेलो, क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, प्लस शांति से बनाइए आप लोग, ठीक है, मने मन। और हल्ला करके बनाओगे तो फिर दिक्कत है, तो बाहर चल जाओ। ठीक है, चुनौती राष्ट्र निर्माण और लोकतंत्र लागू करने की चुनौती के बारे में हम लोग अध्याय 1 और 2 में पढ़ चुके थे कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां क्या थी, और साथ ही साथ जो है एक दल का जो प्रभुत्व देखे थे हम लोग 1 और 2 में पढ़ चुके हैं। लेकिन इस अध्याय में हम लोग क्या देखेंगे? आर्थिक विकास के बारे में देखेंगे, राइट। अब कहता है कि 1952 के चुनाव के बाद जब हमारे देश में चुनाव समाप्त हो गए थे, तो सभी मंत्री, प्रधानमंत्री, सभी केंद्र तथा राज्य मंत्री अपने अपने पद पर शपथ ले चुके थे, सब विराजमान हो चुके थे। बातें समझ में आ रहा है? तो इसके बाद देश का सही तरीका से विकास हो, देश का सही तरीका से क्या हो? विकास हो, इसके लिए जो प्लानिंग किया गया और इसमें जो दिक्कतें आई, उन्हीं चीजों को हम लोग इस अध्याय में डिटेल से देखेंगे। तब बातें क्लियर है इस अध्याय में क्या देखने वाले हैं? तो हम लोग देश के विकास से संबंधित चीजों को देखेंगे, क्योंकि हम लोग जो फर्स्ट लेसन में देखे थे ऑलरेडी ये देख चुके थे कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां से संबंधित चीजों को समझ चुके थे। फिर सत्ता आई, सत्ता में लोग आए, लोग भी, मंत्री परिषद जितने भी थे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हर चीज का बंटवारा हो गया, हर चीज पर लोग बैठ गए। तो अब लोग का एक ही काम था, अब सत्ता में जो सत्ताधारी थे उसका एक ही काम था, क्या? देश का विकास करना, प्लानिंग तरीके से देश का विकास करना। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखा जाए। अब कहता है भारत के विकास, लोगों का तर्क। यानी भारत का विकास के संदर्भ में लोगों का क्या तर्क था? तो लोगों का कहना था कि हमारे देश में भी पश्चिमी क्या हो, पश्चिमी सभ्यता के जैसे औद्योगिक, मशीनीकरण, ये सब की क्या हो, शुरुआत होनी चाहिए। भारत के आजाद होने के बाद जब भी विकास की बात आती तो लोग पश्चिमी का ही हवाला देते। मैंने पश्चिमी में आप देखिए, यानी पश्चिमी देश, अमेरिका है ना, अफ्रीका, ये सब जो है, जापान, ये सब के बारे में, मतलब ये सब जो देश थे, पश्चिमी जो सभ्यता के देश थे, इंग्लैंड हो गया, ब्रिटेन हो गया, इन सब में किस तरह से औद्योगिकरण हुआ, इतने इतने इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट हुए, तो लोग उसी का हवाला दे देते कि नहीं, उधर वैसा ही होना चाहिए हमारे देश में। लेकिन ठीक है, विकास का मतलब ज्यादा से ज्यादा आधुनिक होना, और आधुनिक होने का मतलब पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना। यानी लोग यही चीज का हवाला देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए, मशीनीकरण का। आर्थिक विकास और सामाजिक आर्थिक न्याय को केवल व्यवसाय, उद्योगपति और किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। इस पॉइंट को क्या कहता है कि जो हमारा आर्थिक विकास है वो पूंजीपतियों के हाथ में नहीं छोड़ सकते हैं, उसे सरकार अपने हाथ में लेगा। अब मान के चलिए पूंजीपति के हाथ में दे देंगे अपने देश का विकास, पता चलेगा वो बड़े लेवल पर स्कूल खोला, स्कूल में अनाप शनाप फीस ले रहा है, दिक्कत होगा। तो ये सभी चीजों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए जो है ये कहा गया है कि केवल जो है हम व्यवसाय, उद्योगपति और किसानों के भरोसे ही नहीं छोड़ सकते, नहीं तो किसान भी अपना मनमानी करेगा। यानी हर चीज का स्वामित्व गवर्नमेंट के पास भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। आजादी के बाद भारत के विकास मॉडल। अब थोड़ा विकास मॉडल के बात करेंगे बाबू। तो आजादी के बाद भारत में जो है
तीन तरह के विकास मॉडल मतलब एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। ये आप ज्योग्राफी में भी पढ़िएगा कि भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है पहले उनको समझिएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था दो अर्थव्यवस्था से मिलकर के बना है, एक बाबू समाजवादी मॉडल और दूसरा उदारवादी पूंजीवादी, जिसको उदारवादी पूंजीवादी मॉडल कहते हैं। ठीक है, इन दोनों पर चर्चा करेंगे। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो मिलकर के बना है बाबू, किनसे बना है, तो एक पूंजीवादी हो गया बाबू, एक कौन सा हो गया आपका समाजवादी, एक कौन सा हो गया समाजवादी। ठीक है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था, इन दोनों को मिला करके क्या तैयार किया गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए अब अमेरिका जैसे देशों में कौन सा व्यवस्था था बाबू, तो अमेरिका जैसे देशों में आपका जो है उदारवादी पूंजी मॉडल था, यानी अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के मॉडल थे, लेकिन भारत में का नहीं, दोनों मॉडल का एक प्रारूप तैयार होना चाहिए। ठीक है, ताकि मिश्रित हो, हर चीज में किसी भी चीज में दिक्कतें ना आए। चलिए अब हम लोग समझते हैं पहले इसको, उदारवादी पूंजीवादी मॉडल। देखो देखो यूएसए और यूरोप के लगभग सभी जगहों में यही मॉडल को अपनाया गया। इसका नियंत्रण निजी क्षेत्र के पास होता था, यानी यूएसए और यूरोप के कई सारे ऐसे देश थे जिसमें यही मॉडल अपनाया गया। यानी सरकार जो है अपना नियंत्रण अपने पास नहीं रखती थी, वो पूंजीपतियों को दे देते थे, निजी हाथों में दे देते थे। अब देखिए निजी हाथों में देने से बाबू फायदा है तो कहीं कहीं नुकसान भी होता है। देखिए फायदा है, अभी हम फायदा गिनाते हैं। जैसे एक बात बताइए, अगर बाबू अभी एसबीआई, भारतीय भारतीय स्टेट बैंक है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो अभी सरकारी है, गवर्नमेंट है। आप बैंक में जाइए, उसका कर्मचारी कितना हल्ला करता है, काम जल्दी से ठीक से नहीं करता है, देखिएगा लंचे करता है खाली, बात समझ में आ रहा है, ऐसा देखने को मिलता है ना। लेकिन अगर उसी को प्राइवेट कर दिया जाए, अगर वही निजी व्यक्ति के हाथों में रहेगा, तो उसको डर रहेगा कहीं कस्टमर शिकायत किया तो हमारा नौकरी जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट में तो उसको अभी लग रहा है कि हमारा कौन नौकरी खाएगा। तो प्राइवेट में फायदा है कि काम बेहतरीन ढंग से होगा। ठीक है, हर चीज प्राइवेट में यही फायदा है। लेकिन ये दिक्कत ये है कि मान चलिए अगर कोई चीज का स्वामित्व मेरे हाथ में है, तो जहां 5% फी स्ट्रक्चर होना चाहिए, हमारा मन हम 10% लेंगे, तो इससे भी जनता क्या होगा, बर्बाद होगा, जिससे अर्थव्यवस्था दिक्कत हो जाएगा। तो इसका डिमेरिट्स भी है, मेरिट्स भी है। लेकिन यूएसए और यूरोप के जैसे अन्य सभी देशों में यही तरह की अर्थव्यवस्था था, इसीलिए तो देखो वहाँ हर काम बाबू सिस्टमैटिक ढंग से होता है, क्योंकि सबको पता है प्राइवेट सेक्टर है, काम नहीं करेंगे ना भगा देगा मार करके। लेकिन भारत, गौर तो प्राइवेट में ना जाएगा। समझ में आ रहा है, गवर्नमेंट जॉब किस लिए लेता है, बैठ के खाने के लिए। बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखा जाए। अब समाजवादी मॉडल देखिए, समाजवादी मॉडल में सरकार का नियंत्रण होता है, लेकिन छोटे छोटे स्तर पर निजी हाथों में भी इसका नियंत्रण होता है। तो इस जो है इसे सोवियत संघ ने अपनाया था। इसके अंदर सभी चीजों का नियंत्रण सरकार के पास होता है, कुछ कुछ चीजों को छोड़ करके। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बाबू, उदारवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो सीधा सीधा याद रखिएगा, उदारवादी जो अर्थव्यवस्था है, उदारवादी यानी पूंजीवादी, याद रखिएगा उदारवादी पूंजीवादी, इसका नियंत्रण किसके हाथों में रहेगा बाबू, निजी व्यक्ति के हाथों में। क्या सरकार के हाथों में रहेगा, नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम समाजवादी का बात करेंगे तो समाजवादी अर्थव्यवस्था किसके हाथों में रहता है, सरकार के हाथों में भी रहता है। कुछ कुछ छोटे छोटे ऐसे जो काम है उसका जो अर्थव्यवस्था निजी के भी हाथों में रहता है। ठीक है, चलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को समझ देंगे। अब देखो उदारवादी और समाजवादी के मिली रूप को क्या कहेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी भारत में आप देखिएगा तो कुछ कुछ चीजों का स्वामित्व गवर्नमेंट के पास होता है, कुछ कुछ चीजों का स्वामित्व निजी जो है के भी हाथों में होता है। जैसे देखिएगा कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मेरा कंपनी है, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, बदले में गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं हम। लेकिन कुछ कुछ कंपनी देखिएगा सरकार के द्वारा चलाई जाती है। बातें समझ में आ रहा है। अभी स्कूल देखिए ना, सरकारी स्कूल सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में यहाँ पर उदारवादी अर्थव्यवस्था भी है और बाबू समाजवादी अर्थव्यवस्था भी है। क्या दिक्कत, मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों की गुण को शामिल किया गया, यानी इसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के क्षेत्र आते हैं। याद रखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, पूछेगा। इन तीनों में से कोई एक जरूर 2 नंबर के क्वेश्चन में रहेगा। ठीक, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। या हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, या ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक स्वामित्व तथा निजी स्वामित्व दोनों का मिश्रण हो, यानी सार्वजनिक स्वामित्व भी और निजी स्वामित्व भी हो, वही बात कर रहा है। ठीक है, अब कहता है कि पहला खेती किसानी व्यापार और उद्योग यह सभी निजी क्षेत्र में रहा। यानी जो खेती करना क्या गवर्नमेंट के हाथ में है, गवर्नमेंट कहेगा खेती करो नहीं, ये किसके हाथ में रहेगा, निजी निजी क्षेत्र में रहेगा। अब
अब देखिए उद्योग, फैक्ट्री लगाना, उद्योग लगाना ये निजी क्षेत्र में रहेगा। गवर्नमेंट अपना बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज को, बड़े-बड़े कंपनियों को देखती है, लेकिन जो मीडियम लेवल का जो उद्योग होता है, व्यापार होता है, ये निजी क्षेत्र में रहा। इसके बाद भारी उद्योग को सरकार अपने हाथों में ले रखा है, यानी जो भारी उद्योग होता है जिससे ज्यादा इनकम प्राप्त होता है वो गवर्नमेंट अपने अंदर ले लेती है। ठीक है, तो भारी उद्योगों को गवर्नमेंट अपने हाथ में रखा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब देखो आजादी के बाद भारत के विकास मॉडल के सहमति के क्षेत्र। ठीक है, आजादी के बाद भारत के विकास मॉडल के सहमति क्षेत्र, यानी विकास को किस तरह से बढ़ाया जाए इस पर सहमति जो है किस तरह से हुआ यहाँ पर समझिएगा। कहता है कि नेताओं में एक बात पक्का हो गया था कि आजाद भारत के सरकार के आर्थिक सरकार अंग्रेजी हुकूमत के आर्थिक सरकारों से बिल्कुल अलग था। यानी हमारा जब भारत आजाद हो चुका था तो हमारा जो सरकारें थे वो अंग्रेजों के सरकारें से बिल्कुल अलग थी। अंग्रेज तो लूटने आया था, वो थोड़ी ना उसको भारत के विकास से क्या मतलब नहीं है, वो तो अपने सुख सुविधा के लिए विकास किया था, अपना माल एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए ट्रेन चलवाया था। बातें समझ में आ रहा है? अपना सुख सुविधा के लिए किया था, पुल बना था, जो भी चीज बनवाया था, बड़ा बड़ा किला बनाया था, अपना सुविधा के लिए किया था, भारतीयों के लिए थोड़ी ना किया था। तो लेकिन जब हमारा सरकार आई तो इन्होंने देखा कि नहीं, अंग्रेजी हुकूमत से हमको अलग करना होगा, लोगों के विकास के बारे में सोचना होगा। बातें समझ में आ रहा है? अब कहता है गरीबी मिटाने और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के काम का जिम्मेदार सरकार पर क्या हो गया, और ये लोग इन सब चीजों के बारे में क्या करने लगे, सोचने लगे। ठीक है, कृषि का विकास करना, गरीबों गरीबों का गरीबी दूर करना, यह सबसे ज्यादा जरूरी होगा, ये सब यहाँ के नेता सोचने लगे थे। कितना बेहतरीन तरीके से ये लोग सोच रहे थे। ठीक है, अगला चीजों को समझते हैं। अब वामपंथ क्या होता है बाबू? वामपंथ जरा समझिएगा। वामपंथी आप लोग ज्यादा अक्सर सुनने को मिलेगा, वामपंथी लोग। वामपंथी क्या होता है बाबू? जो निचले तबके के जाति के लोग होते हैं उन्हें न्याय दिलाने के लिए, उन्हें हक दिलाने के लिए सरकार के नीतियों को क्या करते हैं, मतलब सरकार की नीतियों से लड़ते हैं या सरकार की नीतियों में बदलाव करके उनको न्याय दिलवाने का कार्य करते हैं, वामपंथी कहलाता है। ये पूछा जा चुका बाबू, वामपंथी किसे कहते हैं या वामपंथी से क्या समझते हैं, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, जो लोग गरीब और पिछले सामाजिक समूह की तरफदारी करता है, यानी जो लोग गरीब की तरफदारी करेगा, जो पिछड़े समाज की तरफदारी करेगा, वही वामपंथ कहलाता है। ठीक है, और उनका फायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का भी समर्थन करता है, यानी सरकार की कुछ नीतियां होता है जिसमें गरीबों का भला होता है तो वो उसको उस गरीब तक पहुंचाने का कार्य करता है, वामपंथी कहलाता है। और जो समाज को बदलकर उसमें ज्यादा से ज्यादा आर्थिक और जातीय समानता लाना चाहता है। अब कहता है समाज को बदल देता है, जाति पाति को मिटा करके सबको एक जैसे जो है स्थिति में लाने का प्रयास करता है बाबू, और वो जनता के हक की वकालत करने का दावा करता है, यानी जनता की भलाई करने का दावा करता है, उसे ही क्या कहते हैं, वामपंथी कहते हैं। क्लियर है वामपंथी? तो याद रख लीजिएगा वामपंथी क्या होता है। चलिए समझ में आ रहा है, चीजों को अच्छी तरह समझ गए होंगे आप लोग। चलिए बहुत अच्छा, आगे देखा जाए। अब देखिए दक्षिण वामपंथ। अब दक्षिण वामपंथ क्या होता है इसको जरा समझिएगा। कहता वह लोग जो यह मानते हैं कि खुली स्पर्धा और मुक्त बाजार के जरिए हुई तरक्की हो सकती है, यानी कुछ ऐसे लोग भी हुए दक्षिणी वामपंथ में, कुछ ऐसे लोग हैं जो यह मानते हैं कि खुला बाजार होना चाहिए, मुक्त व्यापार प्रतिस्पर्धा होना चाहिए, ताकि हमारा देश का क्या होगा, विकास होगा, यानी बिना किसी कारण का सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो। दक्षिणी दक्षिणी मतलब दक्षिणी ये वामपंथ कहलाता है। ठीक है, दक्षिणी पंथ कहलाता है। अब देखो दक्षिणी पंथ पूंजीपतियों के हित को ध्यान में रखकर कार्य करता है, यानी इसको गरीब से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये सीधा पूंजीपतियों को ध्यान में रखकर कार्य करता है, याद रख लीजिएगा। चलिए, क्या किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखा जाए, योजना आयोग क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, योजना आयोग के बारे में पूछेगा जरूर। ऑब्जेक्टिव तो रहेगा ही रहेगा, सब्जेक्टिव के भी बारे में पूछ देगा। योजना आयोग का गठन आप लोग याद रखिएगा 15 मार्च 1950 में, ये एक नंबर में पूछेगा 110%। याद रख लीजिएगा योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। अब देखिए ये योजना आयोग है क्या, तो यह आयोग जो है सलाहकार की भूमिका निभाती है। अब सरकार किसी क्षेत्र को कैसे डेवलप करेगा, उसकी नीतियां क्या होगी, आएगा योजना आयोग के पास, सरकार कहेगा देखिए ना हमको बिहार को स्मार्ट सिटी बनाना है, इतना करोड़ का बजट देना है, क्या क्या करना चाहिए, तो कहेगा आइए आइए इधर आइए, पूरा लिस्ट निकालेगा, लिखेगा, बिहार को इतना करोड़ रुपया दिया जाएगा तो बिहार में पहले ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, बिहार के यहाँ यहाँ इस जिले को डेवलपमेंट किया जाए। तो इस तरह से योजना आयोग उसको सलाह देता है ना, उस पर जो है तैयार करता है सलाह का। ठीक है, अब कहता है योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है जी, प्रधानमंत्री होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जा सकता है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। भारत सरकार कौन सा नीति और कौन सा रास्ता अपनाएगा,
भारत सरकार कौन सा नीति अपनाएगा या फिर कौन सा रास्ता अपनाएगा, इसका सलाहकार कौन होता है? योजना आयोग होता है। योजना आयोग ही उसे क्या देती है? सलाह देती है, मुख्य भूमिका निभाती है। क्या किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर में? चलिए नेक्स्ट देखा जाए। अब कहता है इस योजना आयोग में कहा गया था कि भारतीय संविधान में यहाँ के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिया गया बाबू। कुछ मौलिक अधिकार कितने हैं बाबू? 6 अधिकार है ना। मौलिक अधिकार आपका कितना है बाबू? 6 अधिकार। इसके भी बारे में आपको मिल जाएगा पॉलिटी के क्लास में। जैसे कि आपको जो है अपने विचारों की अभिव्यक्ति होगा, आप अपने देश में कहीं घूमने की आजादी होगा, कहीं बसने की आजादी होगा, ये सब मौलिक अधिकार है। ठीक है, मत डालने का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत एक ऐसी समाज बनाई गई जिसे जनता की क्या हो? भलाई हो। ठीक है, यहाँ पर मौलिक अधिकार दे दिया गया ताकि जनता की क्या हो? भलाई हो। चलिए आगे देखा जाए। योजना आयोग के शुरुआती कदम या कार्यविधि, यानी योजना आयोग कौन कौन से कार्य किए। ठीक है, शुरुआती कदम देखते हैं उनका। कहता है कि योजना आयोग ने सोवियत संघ की तरफ पंचवर्षीय योजना को चुना। याद रखिएगा, योजना आयोग किसके तरफ चुना? सोवियत संघ देश का नाम है बाबू। सोवियत संघ की तरफ पंचवर्षीय योजनाओं को चुना। ठीक है, इसका कहना था कि भारत सरकार एक दस्तावेज तैयार करेगी जिसमें 5 साल के लिए आमदनी और खर्च का योजना होगा। इसी को कहते हैं पंचवर्षीय योजना। पूछेगा क्वेश्चन कि पंचवर्षीय योजना से आप क्या समझते हैं? तो भारत सरकार क्या करती है? अपने हर एक 5 साल के कार्यों का एक बजट तैयार करती है कि उन 5 साल में कितना खर्च किए और कितना इनकम आया। इसी बजट को क्या कहते हैं? पंचवर्षीय योजना कहते हैं। पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता है। बातें समझ में आ रहा है? चलिए इसके बाद देखते हैं, इस योजना के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार के बजट को 2 भागों में बांटा गया है। यानी केंद्र अलग बजट अपना तैयार करेगी, राज्य अलग अपना बजट करेगी, क्योंकि हर एक राज्य का अपना अपना बजट होता है बाबू। किसी राज्य से कम इनकम होता है तो कम खर्च होता है, किसी राज्य में ज्यादा इनकम ज्यादा खर्च होता है। तो राज्य सरकार अपना एक अलग बजट और केंद्र सरकार अपना एक अलग बजट क्या करेगी? तैयार करेगी। एक भाग में गैर योजना का पर खर्च को दिखाया जाएगा, दूसरा भाग में क्या हो जाएगा बाबू? योजना व्यय पर खर्च होगा। यानी प्लानिंग जो किए हैं, जैसे हम प्लानिंग किए हैं बिहार का ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, इसमें 35 करोड़ चाहिए, चलिए खर्च हो गया, ये प्लानिंग तरीका से हो गया। एक हो गया गैर योजना व्यय। अब गैर योजना व्यय किसको कहेंगे? जैसे हम मान के चलिए, आप लोग देखे होंगे वृद्ध को, बूढ़े को पेंशन दिया जाता है, बूढ़ा पेंशन। तो गैर योजना थोड़ी है, वो तो पेंशन देना ही है, जो जनता की भलाई के लिए वो करना होता है। तो सैलरी किसी को देना, तो ये गैर क्या हो गया? गैर योजना व्यय हो गया। यानी गैर योजना पर खर्च कितना किए। और एक खर्च हो गया क्या? मतलब जो है योजनाबद्ध तरीके से कि किसी चीज का डेवलप करना, पुल बनाना, बांध निर्माण, सड़क बनाना, ये योजनाबद्ध तरीके से खर्च हो गया। तो ये दोनों भी खर्च हो गया बाबू। बातें समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखा जाए नेक्स्ट। अब कहता है कि गैर योजना व्यय क्या होता है, जरा इनको समझिएगा। कहता है सरकार द्वारा गैर उत्पाद क्षेत्र। गैर उत्पाद क्षेत्र यानी जिससे हमें उत्पाद नहीं होता है। गैर उत्पाद यानी जिससे कोई चीज का उत्पादन नहीं होता, प्रोडक्शन नहीं होता। उत्पादन नहीं होता तो सरकार को थोड़ी ना पैसा जाएगा। उत्पादन क्षेत्र जैसे वेतन, सब्सिडी, जरा समझिएगा क्या हो गया बाबू? जैसे वेतन, ठीक है, जैसे वेतन, अब वेतन तो सरकार को ही देना होता है। ठीक है, सब्सिडी, सब्सिडी भी आपको सरकार ही देती है। जैसे मान लीजिए आप गैस खरीदते हैं, 1500 रुपया का गैस खरीदे हैं, तो उस पर आप 200 रुपया 300 रुपया गवर्नमेंट देती है सब्सिडी के रूप में। अलग अलग चीजों पर सब्सिडी मिलता है। ठीक है, ऋण कर्ज देती है, ब्याज, पेंशन, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को, सरकारों को वैधानिक हस्तांतरण पर खर्च की जाने वाली राशि को गैर योजना व्यय कहते हैं। अब गैर योजना व्यय समझ में आ गया कि बाबू की जिससे हम गैर उत्पादित यानी कोई चीज का सामान का प्रोडक्शन नहीं कर रहे, अलग अलग चीजों पर जिसका कोई प्लानिंग तरीका नहीं है उस पर खर्च किया जाता है। जैसे किसी को सैलरी दिए, कर्ज दिए, ठीक है, तो ये सब चीजों पे जो है यहाँ पर गैर योजना व्यय कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। अब योजनागत व्यय क्या होता है? योजनागत व्यय जिसमें योजना बना करके उस पर खर्च किया जाता है। जैसे देखिए, योजनाओं के अंतर्गत किए जाने वाले सभी व्ययों को क्या कहते हैं? योजनागत व्यय कहते हैं। जैसे बिजली उत्पादन, अब बिजली उत्पादन कैसे करेंगे? हमको कितना मेगावाट बिजली उत्पादन करना है, ये क्या करना है? योजना करेंगे। ठीक है, इसका सिंचाई एवं ग्रामीण विकास का सड़क, पुल, सड़क कैसे बनाना है, इस सड़क पर कितना बजट पास करेंगे, कितना खर्च होगा, पुल पर कितना खर्च होगा, ये सभी क्या है बाबू? योजनागत क्या है? व्यय है। ठीक है, चलिए अब समझिए, यहाँ पर क्लियर है चीजें, योजनागत व्यय क्या होता है और गैर योजनागत व्यय क्या होता है। यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। ओके, आगे देखते हैं। अब 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना जारी हुआ। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, जहां जहां हम टिक कर रहे हैं बाबू पूछेगा ही पूछा जाएगा, 110% कंफर्म, ध्यान रखिएगा। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था? 1951 ईस्वी में। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था? 1951 ईस्वी में।
तो 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ। अब बाबू 1951 में प्रथम, देखिए हर पंचवर्षीय योजना का कुछ ना कुछ मकसद होता है। हम इस पंचवर्षीय योजना में ये काम करके देंगे। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में पूछा जाएगा, याद रखिएगा, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है बाबू, लिख देते हैं प्रथम पंचवर्षीय जो योजना है आपका, ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना है, इसमें क्या कहा गया था? तो इसमें कहा गया था बाबू, खास करके किसान जो है ना, किसानों की स्थिति को क्या किया जाएगा? सुधार किया जाएगा। खेती बाड़ी से रिलेटेड क्या किया जाएगा? इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। खेती से संबंधित चीजों और किसानों से संबंधित चीजों पर विशेष सुधार किया जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह उल्लेख किया गया है। कब लागू हुआ था? 1951 में। पंचवर्षीय योजना हर 5 साल बाद क्या होता है? लागू होता है। बातें क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951, बातें क्या गई थी? किसान और खेती के बारे में बातें किया गया था। अब चलिए दूसरा 1956 में हुआ था। अब दूसरा में क्या बात कहा गया था बाबू? दूसरा में उद्योगों के बारे में बात किया गया था। नहीं, इस बार हम किस पर ध्यान देंगे? उद्योगों पर इन्वेस्ट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा भी जो है भारत में उद्योगों की स्थापना करेंगे, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट होगा, तभी हमारा देश का क्या होगा? अर्थव्यवस्था बढ़ेगा। तो उद्योगों पर बातें की गई थी, याद रखिएगा इस सब चीजों को। तो 1956 में दूसरा, फिर 5 साल जोड़ दीजिए, 1961 में तीसरा पंचवर्षीय योजना आया, और 1966 में चौथी पंचवर्षीय योजना चालू हुई ही थी, लेकिन यह मंद पड़ गया और भारत गहरी आर्थिक संकट की चपेट में आ गया, क्योंकि बाबू 1962 में चीन और भारत का युद्ध हुआ। चाइना युद्ध कर जो है आक्रमण कर दिया, जिससे दिक्कत हुआ, भारत की हार हुई। अब युद्ध होगा तो बाबू नुकसान होगा ही। जो हम लोग धीरे धीरे डेवलप कर रहे थे, चुट्टा आकर के बर्बाद कर दिया। बात समझ में आ रहा है? आकर के क्या किया? बर्बाद कर दिया। अब लगले हाथ पाकिस्तान वो आ गया 1965 में, आपको पता है। बांग्लादेश आप लोग को जान ही रहे हैं, पढ़ाई है थे, बांग्लादेश में उधर युद्ध हो रहा था, जो है यहाँ पर पाकिस्तान भी आकर के आंख दिखाने लगा, हिंद महासागर को घेर लिया था पूरा। जो अर्थव्यवस्था बन रहा था वो धरातल पर फिर आ चुका, फिर दिक्कत है। चलिए, बातें समझ में आ रहा है बाबू? यह मंद पड़ गया। आगे देखते हैं। अब कहता है पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि, किसानों और गरीब लोगों पर ध्यान दिया गया। चलिए, यहाँ पर हम लिख ही दिए, हमको लगा नहीं लिखे हैं, आपको नोट करवा दिए कि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर, किसानों पर, गरीब लोगों पर ध्यान दिया गया। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग तथा संचार पर ध्यान दिया गया। किस पर? उद्योग और कम्युनिकेशन का साधन, यानी बातचीत का साधन पर ध्यान दिया गया। अब 1961 में तीसरी पंचवर्षीय योजना लागू तो हुआ, लेकिन इसके 1 साल बाद 1962 में क्या हुआ बाबू? चीन के बीच, भारत और चीन के बीच युद्ध हो गया, जिसमें भारत की हार हुई, बुरी तरीका से हार हुई। और पुनः 1965 में पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध हुआ, जिसमें भारत की जीत तो हुई, लेकिन बहुत कुछ क्षति भी हो गया। आपको पता ही था, युद्ध में बाबू बहुत चीज क्षति हो जाता है, सेना लगता है, सेना पे खर्च होने वाले